नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आरक्षण का मकसद क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, देश की सर्वोच्च अदालत में था। तो शायद आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब यही होगा कि आरक्षण का मकसद होता है जिंदगी का स्तर उठाना। ऐसे में जब गरीबों के लिए आरक्षण की बात की जाती है तो फिर उसमें जाति का क्या काम हो सकता है। लेकिन जिस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आज मिले, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री हम बताना चाहते हैं कि पूरी डिबेट यहां तक पहुंची कैसे। तो केंद्र सरकार ने साल 2019 में सवर्ण गरीबों को 10% आरक्षण की बात की, यानी रिजर्वेशन का आधार जो था उसे फाइनेंशियल कंडीशन बताया गया, आर्थिक स्थिति, आर्थिक हालत यहां पर बताया गया। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी मोहर लगा दी और जजों में बहुमत की सुनी गई। केंद्र के फैसले पर संवैधानिक मोहर यहां पर लगी और इसके बाद ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी गई। लेकिन फैसले से पहले भी राजनीति थी, बाद में भी राजनीति थी और जवाब में बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की परंपरा है। क्यों कहा बीजेपी ने ये? क्योंकि उदित राज का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ऊंची जातियों का समर्थक है। सवाल इसलिए उठे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस बयान से पल्ला झाड़ा और बीजेपी को इस बयान से हमला करने का मौका मिला। ये पूरा मामला किस तरह मौजूदा राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। तीन जजों ने उसमें कहा कि ये जो संशोधन किया गया है वो संविधान की मंशा के अनुरूप है। और મને આનંદ છે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે સુપ્રીમ કોર્ટની સંવિધાનિક બેન્ચે એને અપહોલ્ડ કર્યું છે અને કહ્યું છે કે આમાં કશું જ ગેરસંવિધાનિક નથી। सबसे बड़ी बात इस जजमेंट की ये है कि आर्थिक पिछड़ापन रिजर्वेशन या आरक्षण का आधार हो सके, इसको कबूलियत मिल गई है। आज इंदिरा गांधी जजमेंट लैंडमार्क न रह करके आज कॉन्स्टिट्यूशन का आड़ लिया है, तो ये सवर्ण मानसिकता। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। 5 साल सोते रहे। 2019 में जब चुनाव 100 दिन रह गया तब आप लाए थे चुनावी बैतरणी के लिए। जिनको जातीय आधार पर आरक्षण नहीं मिलता उनको भी टेंशन में आरक्षण मिलने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत ही माइलस्टोन इस प्रकार का ये जजमेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इनकी सरकार पिछड़ों को 60% आरक्षण देने का रास्ता की शुरुआत करे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगातार सियासत हो रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ जफर इस्लाम है, लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगी फॉर्मर लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार जी का। अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आपका ये जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है जिस पर डॉक्टर उदित राज के कॉमेंट के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले मैं आपका जवाब चाह रही थी जो सुप्रीम कोर्ट का कॉमेंट आया उस पर, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर, जिसमें 3 साल पुराने सरकार के फैसले को वैध करार दिया गया। देखिए, जहां तक मेरा विचार है, ज्वाइन कर दिए संविधान की रूह से, सामाजिक और आर्थिक न्याय की रूह से, संविधान के स्तंभों की मैं ज्वाइन दिखा रहा हूँ, इसमें आपने खोला नहीं है, तरह से उचित है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी तरह की का कंट्रोवर्सी इस जजमेंट पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ये बात इनकार नहीं कर सकता, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आर्थिक पिछड़ापन सबसे ज्यादा इंसान को दुर्बल बनाता है, चाहे वो किसी भी वर्ग में हो। इसलिए क्योंकि हमने एक सम्मानवादी लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है, इसलिए संविधान की रूह से ये फैसला पूरी तरह से उचित है। मैं इसका स्वागत करता हूं। और ये डिबेट बहुत देर से चल रही है इस देश में कि गरीबी केवल एक जाति की नहीं है, गरीब गरीब है और गरीबी सबसे ज्यादा इंसान को दुर्बल करती है, उसके आत्मसम्मान को झंझोड़ती है। इसलिए मैं ये मानता हूं
कि एक ऐतिहासिक निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जिसकी रूह से एक समान अधिकारवादी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होने वाली हैं। मैं इस जजमेंट का समर्थन करता हूं और लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह की स्वीकृति 138वें अमेंडमेंट को मिली संविधान के, उससे ये जाहिर है कि आम पॉलिटिकल राय भी देश की इस पक्ष में है कि आर्थिक पिछड़ेपन से जो ग्रस्त लोग हैं उनको भी किसी न किसी तरह के अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन अश्विनी कुमार जी, यहाँ पर एक और जो सवाल है वो ये भी उठता है, जो अभी थोड़ी देर पहले उदित राज ने उठाया था। उन्होंने ये कहा कि जब जातिगत आरक्षण की बात की जाती है तब तो कोर्ट रिजर्वेशन की ये बताने लगता है कि 50% के आगे रिजर्वेशन नहीं हो सकता। अब ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की जब बात की जा रही है तो सेम रूल बुक यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं करती? और साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया जो पूरी व्यवस्था है वो जातिगत है, जो जाति पर आधारित है, अपर कास्ट को सपोर्ट करती है। मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं। हालांकि इंदिरा साहनी जजमेंट की बुनियाद यही थी, मगर उस वक्त भी ये डिबेट चली थी और बहुत जोर से चली थी कि आर्थिक तौर पर जो लोग पिछड़े हैं उनको भी पिछड़ा मानना चाहिए, केवल जाति का आधार ही पिछड़ापन का आधार नहीं हो सकता। आज उस बात को स्वीकृति इसलिए दी गई है क्योंकि इंदिरा साहनी जजमेंट के बाद जो संविधान में संशोधन सरकार ने किया, उस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्वीकृति दी है। और अगर ये कहा जा रहा है कि मैंने कहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, तो ये बिल्कुल सरासर दुष्प्रचार है। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान होना चाहिए। व्यक्तिगत राय फर्क हो सकती है, हर चीज पर डिबेट है। आखिर 2 जजों ने इसमें दूसरी जजमेंट भी दी है, तो मैं ये नहीं कहता कि दूसरे पक्ष के लिए कहने के लिए कोई बात नहीं है, मगर 3 जजों ने अपनी स्वीकृति दी है और ठोस संवैधानिक स्तंभों के अधिकार पर अपनी स्वीकृति दी है। इसलिए इसको लेकर मैं समझता हूँ अब राजनीति नहीं होनी चाहिए। 50% जो रिजर्वेशन थी वो जातिगत थी। 10% अगर आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि आप रिजर्वेशन पर लाइन कहां पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक और दलील जो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के पीछे दी गई उसमें कहा गया कि धर्म और जाति के ऊपर उठकर, चाहे उसमें मुसलमान हो चाहे उसमें क्रिश्चियंस हो, सबको एक रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी कहता है कि आप आरक्षण की सीमा कहां पर तय करेंगे। ये बुनियादी सवाल है। देश की जो सरकार होती है समय समय पर लोगों की भावनाओं को आंक कर अपने फैसले करती है। जब इंदिरा साहनी जजमेंट आई थी 1990s में, तो उस वक्त ये भावना बनी थी कि जातिगत आरक्षण ही एक आरक्षण है जो संविधान की रूप से स्वीकार्य हो सकता है। आज देश में ये भावना है इतने सालों के बाद कि गरीबी तो गरीबी है, चाहे ब्राह्मण की हो, चाहे पिछड़े वर्ग की हो, चाहे ठाकुर की हो, चाहे भूमिहार की हो। तो पिछड़ापन तो पिछड़ापन है और आर्थिक पिछड़ापन से ज्यादा पिछड़ापन और कोई हो नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि ये एक सही तरह का समावेशी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और मैं बतौर वकील के, बतौर एक राजनीतिक व्यक्ति के, बतौर एक नागरिक के इसका समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। अश्विनी जी, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है, क्या अब ये 2 तरह के आरक्षण की हम बात कर रहे हैं, एक तो जातिगत आरक्षण, जाति के आधार पर आरक्षण, और एक तरफ इकोनॉमिक स्टेट पर आरक्षण, इकोनॉमिक आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण। क्या वक्त नहीं आ गया कि जरूरत के हिसाब से आरक्षण मिले जाति के मुकाबले? तो ये उस और एक ये मूवमेंट है कि जरूरत के आधार पर आरक्षण है। जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उनकी जरूरत है कि स्टेट उनको किसी ना किसी तरह की सहूलियत दे। तो जो आपने सवाल पूछा, ये जो 10% रिजर्वेशन आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसको अपनी स्वीकृति दी है, जिसको अनुमोदन उनका हुआ है, वो उसी दिशा में एक स्टेप है। तो मेरे कहने का ये भाव है कि ये डिबेट एक तरह से फिजूल डिबेट है, क्योंकि आरक्षण किसी का कम नहीं किया गया, बल्कि 10% आरक्षण स्वर्ण जाति के जो लोग हैं, जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, उनको दिया गया है। कोई ये सवाल कर सकता है
कि भाई अब सिर्फ 40% मिल पर होगा, मगर कहीं ना कहीं एफर्मेटिव एक्शन लेना जरूरी भी है। और आपकी ये बात भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं सीमा होनी चाहिए। वो अंततः वो एक नीतिगत फैसला है जो सरकारें देश के लोगों की भावनाओं को समक्ष रखकर करती हैं। और मेरा मानना है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपनी स्वीकृति दे दी है और पार्लियामेंट ने भी दे दी है, इसलिए इस आज के दौर पर इस डिबेट को बंद करना होगा। मगर ये डिबेट, मेरा मानना है, खत्म नहीं हुई। ये डिबेट इस देश में चलती रहेगी आगे भी। बिल्कुल, ये डिबेट पहले भी रही है और ये डिबेट आगे बढ़ेगी, और ये डिबेट तब तक होती रहेगी जब तक रिजर्वेशन को लेकर एक सीमा तय नहीं की जाती है, उसकी एक बाउंड्री डिफाइन नहीं की जाती है, क्योंकि एक स्कूल ऑफ थॉट उस पर सवाल उठाएगा, क्योंकि उसके हित भी कहीं ना कहीं उससे आहत होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। हमारे साथ डॉक्टर उदित राज हैं, जिन्होंने एक बयान दिया है, जिनके बयान को लेकर अभी मैंने अश्विनी कुमार जी से भी सवाल पूछा। और पहला सवाल, उदित राज जी, आपके तमाम तरह के स्टेटमेंट्स हमने पढ़े, आपको आपत्ति क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? आदित्य जी, ऐसा है कि मैं कोई जजमेंट का विरोध नहीं किया हूं और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का भी विरोध नहीं किया हूं। हम लोग इसी क्षेत्र में लड़ाई लड़ते रहे लगभग 25 साल से, तो तमाम सारे मैटर रिजर्वेशन के सुप्रीम कोर्ट में गए हम लोगों के माध्यम से, SC ST OBC। हमेशा हवाला दिया जा रहा था कि 9 जजेस का बेंच जो इंदिरा साहनी के मामले में जजमेंट दिया है, उसमें आरक्षण की सीमा 50% लगा दी है। ये ब्रह्म वाक्य है, ये लक्ष्मण रेखा है, यह पार हो ही नहीं सकता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आज अचानक कैसे 50% की सीमा टूट गई? मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है? आजाद सीधा आधार बदल दिया, पहले तो 9 जजेस बेंच का आधार बनाया था। हालांकि 9 जजेस बेंच का फैसला उल्टने के लिए 11 जजेस बेंच को बैठना चाहिए था। स्मॉलर जजेस की बेंच ने इस फैसले को अल्टर कर दिया। खैर, उसमें फिर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ऑलवेज इट हैज बीन प्रेसिडेंट कि लार्जर बेंच का स्मॉलर बेंच का फैसला जो होता है लार्जर बेंच करती है। लार्जर बेंच का फैसला स्मॉलर बेंच उस पर कुछ कर ही नहीं सकती, बट इट डिड टुडे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जातिवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है, बस हमारा इतना ही कहना है। नहीं, लेकिन उदित राज जी, आप सुप्रीम कोर्ट को जाति के दायरे में कैसे बांट सकते हैं? मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है। आप जाति ढूंढ रहे हैं, जस्टिस की जाति आप ढूंढ रहे हैं। सर, कोई तो ऐसी व्यवस्था होगी जिस पर भरोसा करना पड़ेगा। जाति देश में सच्चाई है, जजेस जो है भगवान नहीं है, वो भी जाति से भी आते हैं, समाज से भी आते हैं, और भावनाएं जिस परिवार में, जिस परिवेश में पैदा होते हैं, वो भावनाओं से वो भी पले बढ़े होते हैं। ये कोई गॉड नहीं है। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाति सच्चाई है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जिस ऑर्डर में आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, वहां पर तो 2 जस्टिस, जिसमें कि चीफ जस्टिस भी शामिल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। तो फिर आप इतना स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसमें आप जाति बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं, ये सही है? बात बेंच के फैसले को टोटलिटी में देखा जाता है। जो 9 जजेस बेंच का इंदिरा साहनी में भी वहां डिसेंट था। तो फाइनली क्या होता है कि मेजॉरिटी इज कंसीडर्ड टू द ओपिनियन ऑफ ऑल। दिस इज द प्रेसिडेंट। आप इसे कह रहे हैं कि बेंच के फैसले के तौर पर देखा जाएगा। मैं आपसे ये कह रही हूं, जब आप मुझे ये बता रहे हैं कि जब जातिगत रिजर्वेशन की बात की जाती है, आप जस्टिस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। मेरा आपसे सवाल ये है, जब आपको इतनी दिक्कत है और आपको ये लगता है कि ये फैसला उचित नहीं है, ये फैसला सही नहीं है, ये अवैध है, ये असंवैधानिक है, तो आप चले जाइए कोर्ट। जाएंगे क्या आप कोर्ट? वरना तो यही कहा जाएगा ना, आप राजनीति कर रहे हैं। भाई, मैं क्यों ज्यादा दरवाजा खटखटाऊं? वही लोगों के पास में जाऊंगा, वो क्या करेंगे?
तो चलिए, आप कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप जस्टिस की जाति भी बताएंगे, आप देश की सर्वोच्च अदालत पर भी सवाल पूछ लेंगे, फिर आप ये भी कह देंगे कि मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसके रिजर्वेशन के खिलाफ भी नहीं हूं। तो सर फिर तो कुल मिलाकर इसमें शुद्ध राजनीति की बात होगी ना, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदित राज। यहाँ पर जल्दी जल्दी एक कॉमेंट लेंगे। जफर इस्लाम साहब, सबसे पहले आपसे शुरुआत, आपने सुन लिया उदित राज जी ये कह रहे हैं, और मैंने ये थोड़ी देर पहले अश्विनी कुमार जी के साथ भी डिस्कशन में उठाया, आप इस रिजर्वेशन की कहीं तो सीमा तय करेंगे। और यहाँ पर अभी आपने सुना उदित राज इस पर तरह तरह के सवाल भी खड़े कर रहे हैं। वो तो यहां तक जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश की जो सर्वोच्च अदालत है वो अपर कास्ट को सपोर्ट करती है, वो जस्टिस पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो उदित राज जी का क्या जवाब दूं जब उनके पार्टी के ही सीनियर लीडर ने उनके बात को पूरे तौर से खारिज कर दिया, तो उसमें क्या टीका टिप्पणी करें जब उसकी पार्टी ही इसको बात को खारिज कर रही है। लेकिन इससे समझ में आता है कि राजनीति कैसे की जा रही है। हकीकत यह है कि आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू से बात की है सामाजिक न्याय की, गरीब वर्गों की, उनको किसी तरह से इस दायरे में लाया जाए जो हमने लाया था। आज उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है, ये फैसला आया है 3-2 के जजमेंट के बेसिस पे, तो आज ये गरीब समाज के गरीब वर्ग, चाहे स्वर्ण हो या जो गरीब परिवार से आते हों, उनको आज इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इससे समझ में आता है कि जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो कोशिश थी सामाजिक न्याय की, वो आज उसमें एक बड़ा जो ताकत आया है और गरीब लोग, जो स्वर्ण समाज के गरीब लोग, उनको बहुत फायदा होगा। ये बात आज इस सुप्रीम कोर्ट के मुहर लगाने से होती है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको हर चीज में राजनीति करनी है। गरीबों का पेट भरे, गरीबों तो भी राजनीति, गरीबों का उत्थान हो तो भी राजनीति, गरीबों को रिजर्वेशन मिले तो भी राजनीति। अरे भाई, कब राजनीति, किस मुद्दे पर राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन खैर, उदित राज जी ने जो कहा उस चीज को राहुल गांधी की मानसिकता जो है यहाँ पर उन्होंने रखी है। लेकिन उनके पार्टी के कोई सीनियर लीडर जो इस बात को समझते हैं कि समाज में ऐसा नहीं सिर्फ जाति के बेसिस पे बट गरीबी है, उसके बेसिस पे वीकर सेक्शन को भी राहत मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक जवाब ले लेते हैं। अमित जी ये कह रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री ने जो सामाजिक न्याय की व्यवस्था की बात की थी, ये उसकी जीत है और कुछ पार्टियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति इसमें कर रही हैं। अति त्यागी, आपको संविधान की बहुत जानकारी है। आपको हैरत होगी कि भारत के संविधान में जो भी रिजर्वेशन पूरे देश में लागू है वो जाति के आधार पे नहीं है। अच्छे अच्छे लोग मैं देखता हूं कहते हैं कि जाति के आधार पर रिजर्वेशन होता रहा है। मंडल कमीशन के तहत भारत में जो रिजर्वेशन हुआ, जिसमें जफर इस्लाम साहब की पार्टी ने पूरा देश जला दिया, मंडल की मुखालफत करते हुए कमंडल का आंदोलन ये लोग ले आए, तो जो एक कैपिंग बनाया गया, जैसे भारत में अगर 100 पोस्ट होगी तो 50 पोस्ट में एससी, ओबीसी और एसटी, इन तीनों को 50 में ही निपटा दिया जाएगा। और जो 30% अपर कास्ट की आबादी है, उसके लिए मंडल कमीशन के दौर से 50% का रिजर्वेशन ऑलरेडी अघोषित रिजर्वेशन खुला हुआ है। तो जो अपर कास्ट के लिए रिजर्वेशन 50% था, उसको 10% में गरीबों को निपटा के आप लोगों की भावनाओं को मूव तो कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है अदिति कि 50% जिसमें आर्थिक लोगों को, सामान्य वर्गों को आरक्षण मिलता था, 10% करके तो जो अगड़े हैं उनका नुकसान किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। अब हम ये कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई कैपिंग की बाध्यता नहीं है, तो अब अच्छी बात है। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इसका पहले भी स्वागत किया था, और हम अब कह रहे हैं कि पिछड़ों की आबादी इस देश में 52% है। तो आप जो 27% आरक्षण दे रहे हो ओबीसी को, अब इस देश के जितने भी अन्य पिछड़ा वर्ग हैं, हम तो समाजवादी लोग आपके जरिए आह्वान करेंगे पूरे देश के पिछड़ों को कि निकलो अपने घरों से और जाति जनगणना का दबाव सरकार पे बनवा के, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी हैं, वो अपने आप को पिछड़ा बोलते हैं, तो पिछड़ों का जो आरक्षण है 52% सरकार देने का काम करे। हमें 10% पे कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी आबादी है शिक्षा में, नौकरियों में उसका हिस्सा दीजिए, हमें इससे कोई समस्या नहीं। जफर इस्लाम यहाँ पे सब रिजर्वेशन की बात करें, लेकिन आप पर जो उन्होंने पॉलिटिकल आरोप लगाया उस पर आपका जवाब। देखिए आदित्य जी, पहले तो माफी चाहता हूं, मैंने गलती से प्राची कह दिया था। आदित्य जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका इतिहास उठा के देखिए और उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया। और पिछले 8 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ओबीसी के लिए किया,
ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आज जिस पे मुहर लगी है सुप्रीम कोर्ट की, ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उसके बाद सबसे बड़ी खूबी थी कि अब तक जो लोग कहते थे कि इसमें SC/ST का कम करो, ये वो पार्टी है समाजवादी पार्टी जो SC/ST का कम कराना चाहती थी, हमने उसको छुआ भी नहीं है। खूबसूरती इस पूरे डिसीजन की है कि SC/ST जिनको रिजर्वेशन मिलता था, OBC जिनको रिजर्वेशन मिलता था, उसको हमने कहीं से भी टच नहीं किया है। ये एडिशनल 10% जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। लेकिन इनकी डिमांड क्या थी, इन पॉलिटिकल पार्टी की डिमांड क्या थी? क्या अगर रिजर्वेशन कर देते हैं तो आप SC/ST का कम कर दीजिए। अब ये बताइए, ये चाहते हैं कि SC/ST का कम हो जाए, 50% मिलता हमने था। तो ऐसा नहीं कहा। अपर कास्ट को 50% मिलता था, आपने उसको 10% में कर दिया। आप SC/ST का, आपका कमाल है। आप SC नहीं, ये तो गरीब लोगों के लिए अपर कास्ट तो और पूरे इस पे 40% पे तो है ही है। ये इकोनॉमी के लिए अपर कास्ट को 50% ऑलरेडी मिलता रहा है भैया। इनकम लेवल अपर कास्ट को 50% ऑलरेडी। आपको जजमेंट समझ नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप जजमेंट को समझ थोड़ा उसको पढ़ने का काम करिए और उसको समझने का काम करिए। आप जल्दी से दूसरी पहले आप इसको समझने का काम कीजिए। एक तो उदित, ठीक है, डॉक्टर उदित राज जो कह रहे हैं वो तो जस्टिस की जाति बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जाति बता रहे हैं और तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। एक तो आपकी पार्टी का स्टैंड इस पूरे मामले पर? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है इस मामले पे। कांग्रेस पार्टी इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेलकम करती है और इस्तकबाल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही जजमेंट दिया है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जिस तरह से 2014 से ये हमारी स्कीम्स को अपना नाम देकर लगातार जनता के बीच लेके जा रहे हैं, ये भी EWS आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही है टेक्निकल खामी के चलते। सुलेमान खान, जल्दी से कमेंट। सतीश प्रकाश जी, मैं आपका ले लेती हूं यहां पर, उसके बाद संगीत रागी, प्लीज जल्दी जल्दी। देखिए अदिति जी, आरक्षण भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे सशक्त माध्यम पैदा हुआ और पूर्व कानून मंत्री जी ने बड़ी बेबाकी से ये बात कही, सरकार का जो रुख बताया। क्योंकि RSS और बीजेपी की बड़ी पुरानी मांग है कि वो आरक्षण का जो संवैधानिक अधिकार है, जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, उसको बदल करके कहीं ना कहीं आर्थिक आधार सरकार चाहती है और उसी के अनुरूप कहीं ना कहीं ये कदम है और जो इसके ऊपर जो न्यायालय ने जो मोहर लगाई। देखिए मेरा मानना ये है कि इस देश में, जवाई साहब मैं एक बात बता दूंगा आपको कि जो अपर कास्ट है उसकी आबादी 15% है। ये 10% की आरक्षण की लिमिट कम है। मेरा मानना यह है कि अपर कास्ट की जो 15% आबादी है उसको तमाम आबादी को आरक्षण के दायरे में लाया जाए और बाकी जो 85% के लोग हैं बाकी आरक्षण उनको छोड़ दिया जाए। और एक बात मुझे ये समझ में नहीं आई कि जिस इंदिरा साहनी के निर्णय को लेकर के आरक्षण में तमाम चर्चाएं होती रही और आज सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, आज गणित भी खतरे में है। क्योंकि अगर 27% OBC, 15% SC के लिए, 7.5% अगर आप SC के लिए आरक्षण लगाएंगे तो ये 59.5% बनता है। और ये भारत में कैसा सनातनी गणित है कि जो 59.5% को आज 50% आंक करके नाप रहा है। मेरा कहना यह है कि देखिए आरक्षण एक बहुत भावनात्मक चीज है। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। सरकार के पास और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम है कि जहां से वो गरीबी हटा सकते हैं। आरक्षण को आरक्षण के रूप में ही लेना चाहिए। और जहां तक EWS की बात है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, उत्तर प्रदेश के यूपी सरकार के पूर्व मंत्री के भाई इसी EWS के साथ तहत आरक्षण लेते हैं, तो आप आरक्षण कौन से गरीबों के लिए तय करनी, ये एक सवाल रहेगा। मेरा मानना यह है कि जमाई साहब की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अब वो समय आ गया है कि सरकार ने जो जातीय जनगणना के आंकड़े कहीं ना कहीं छुपा के रखे हैं और देश के प्रधानमंत्री जी OBC हैं, आज इनसे उम्मीद करते हैं, पूरा देश उम्मीद करता है कि OBC की जो 54% आबादी के जो आंकड़े जो भारत सरकार दबाए बैठी है उसको निकालना चाहिए। और ऐसे समय में उनको जो 27% में आप पूरी के पूरे OBC को निपटा रहे हैं उसको पूरा का पूरा उनकी आवाज ठीक है, सब चीजें रिजर्वेशन की बात ठीक है। इसीलिए मैं सबका एक कॉमेंट यहाँ पर ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ व्यूअर सबको सुने, ध्यान से सुने, बहुत जरूरी है आज सुनना इन्हें। संगीत रागी, जल्दी से कमेंट आपका। देखिए,
मुझे लगता है कि जो लोग अभी रिजर्वेशन पर बात कर रहे थे उनको शायद समझ में ही नहीं आता है कि रिजर्वेशन है क्या। जिस 50% की वो बात कर रहे हैं उस 50% के अंदर ओबीसी भी आते हैं। वो मेरिट की कैटेगरी है और उस मेरिट की कैटेगरी में कोई अपर कास्ट की मेरिट नहीं है, जिसको जमई साहब बोल रहे थे और बाद में माननीय सतीश प्रकाश जी बोल रहे थे। वो मेरिट की कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें ओबीसी लोग भी आता है, एससी भी हैं, एसटी भी हैं और जनरल कैटेगरी है। एक तो कैटेगरी वो है जो एक्सक्लूसिवली एससी एसटी के लिए है, दूसरी कैटेगरी जो है वो ओबीसी के लिए है और तीसरी एक जो कैटेगरी बनाई है वो ईडब्ल्यूएस है, जिसका पूरा का पूरा आधार आर्थिक है। यदि आप आर्टिकल 15(4) के तहत जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में जब इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो क्या उसमें जब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया तो क्या वो क्रीमी लेयर आर्थिक आधार नहीं था? क्या वो आर्थिक आधार को आप खारिज कैसे कर सकते हैं? एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, लिबरल डेमोक्रेसी उदारवादी लोकतंत्र का मतलब यह है कि वो ग्रुप आइडेंटिटी के राइट्स को नहीं मानता है, वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। आप तय कर रहे हैं, मैं एक जन्म लिया हूँ, चाहे मैं जिस कुल गोत्र में जन्म लिया हूँ, क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण हूँ, भूमिहार हूँ, कायस्थ हूँ, जो अन्य जातियाँ हूँ, यदि मेरे पास खाने और आर्थिक संसाधन नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, और दूसरी तरफ एक मैं देख रहा हूँ कि एक जिसे तथाकथित दलित कैटेगरी में डाल दिया जाए, दलित जो वर्ड है वो पॉलिटिकल कैटेगरी है, न कि कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी है पूरे लिटरेचर में, वो आरक्षण का हकदार बन रहा है। लेकिन जिसके पास 2 जून की रोटी नहीं है लेकिन जन्म लिया है, जिसे हम अपर कास्ट कहते हैं, तो मैं तो कहता हूँ ये उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था जहाँ सोशल मोबिलिटी इतना हाई है, आप गांव से शहर की तरफ आते हैं और शहर में आपका कोई परिचय जाति के आधार पर नहीं होता है, आप अपने आप को सारे को ब्राह्मण डिक्लेयर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? क्षत्रिय डिक्लेयर कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं करते हैं आप, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको ठीक है, मैं आपसे आपका कमेंट आगे भी लूंगी। इस वक्त जो बड़ा स्टेटमेंट है वो कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का स्टेटमेंट है। वो ये कह रहे हैं कि क्या आरक्षण बढ़ाने से जो समस्याएं हैं देश के सामने, जो गरीबी की समस्या है या दूसरे तरह के चैलेंजेस हैं, क्या वो खत्म हो जाएंगे? ये सवाल यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी द्वारा उठाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, सुनिए आप। My simple curiosity is whether the quota that has been prescribed by government, by state, etc., whether it will be able to achieve the desired results. Because you know that in order to fructify this kind of either Supreme Court verdict or legislative instrument, you need to have the adequate resources to provide this kind of facilities, opportunities to the deprived section. Yes, it's an affirmative action. It's a positive discrimination that's since the day of independence we have been pleading for. Our constitution has enshrined these provisions to that end. There is no doubt of it. But only by increasing the quota, whether the desired results will be achieved or not, this is the moot point right now. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक के बाद एक सियासत हो रही है। सुलेमान जी, आपका कमेंट मैं पूरा नहीं ले पाई थी, टेक्निकल खामी के चलते आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। आप बात पहले पूरी कर लें जल्दी से। अदिति जी, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करती है, वेलकम करती है, और उसकी वजह यह है कि ये पूरा आइडिया और कॉन्सेप्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% रिजर्वेशन देने का आइडिया, आर्थिक तौर पे जो कमजोर तबका है उसे 10% रिजर्वेशन देने का आइडिया, ये इनिशिएट ही कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ आइडिया है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जिस तरह से 2014 से लेके 2022 तक ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसीज को नया कवर चढ़ा के अपना नाम दे दे के जनता के बीच लेके जा रहे हैं, वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन भी कांग्रेस पार्टी का कंसेप्चुलाइज करा हुआ एक पॉलिसी है। उसकी मैं जरा सी हिस्ट्री आपको 30 सेकंड में बता दूंगा। 6 सितंबर 1990 को
लोकसभा में कांग्रेस के लीडर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी ने ओबीसी कोटा को, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओबीसी कोटा की मुखालफत करते हुए ब्लेम किया, मुखालफत नहीं करी, ब्लेम किया विश्वनाथ प्रताप सिंह को, और ये कहा कि द पॉइंट इज विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट हु यू वांट टू हेल्प। आप किसकी मदद करना चाहते हैं किसी क्लास में? आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो पहले से वेल ऑफ है, या आप उन लोगों की मदद करना चाहते हैं जो गरीब है? ये 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी जी ने पहली बार इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक जो उसके हालात होंगे उसे रिजर्वेशन का बेस बनाया, सबसे पहले राजीव गांधी ने। उसी के सब्सिक्वेंटली 25 सितंबर 1991 को, एक साल बाद, प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने एक नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और इंदिरा सोहानी की जजमेंट में वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाइड बाय द इकोनॉमिक क्राइटेरिया। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, 98 से 2004 तक कोई रिजर्वेशन की बात नहीं हुई। जब कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, तो 2005 में कांग्रेस ने तीनों कमीशन बनाई। जफर साहब, मैं पूरी बात कर लूं सर। हम तो वकील हैं, तो हम आपस में जानते बात करना। देश की जनता को इससे कोई लेना, कोई सरोकार नहीं देश की जनता को, है या नहीं है? सुनो बात पहले मेरी, पहले बात पूरी हो जाए। अगर आप मत बोलिए, झूठ बोलते हैं, अच्छा होते तो बहुत पहले कर दिए होते बीच में। पहले पूरी बात सुना करिए। अदिति जी, मैं क्या कह रहा हूँ, पूरी हिस्ट्री नहीं बताते, ये तेज बोलने लगे क्योंकि जफर जी अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि ये पूरी पब्लिक के सामने एक्सपोज हो गए। ये क्यों नहीं बताते कि राजीव गांधी ने इनिशिएट किया है, और ये क्यों नहीं बताते कि मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक बैकवर्ड कमीशन बनाया। उसके अलावा 2005 में सीनो कमीशन बनाया, और 2014 के कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो में 10% ईडब्ल्यू रिजर्वेशन का प्रॉमिस था। सरकार बीजेपी की आई, बीजेपी की सरकार को 5 साल लगे इस बिल को लाने में, और 2019 में जब ये चैलेंज हुआ, फिर आपको खुश होना चाहिए कि आपकी योजना थी, उन्होंने आपका प्लान था। सुलेमान जी, चलिए आपको खुश होना चाहिए कि आपका प्लान था, उन्होंने इम्प्लीमेंट तो किया। आपका प्लान था, उन्होंने इम्प्लीमेंट तो किया। लेकिन आप एक बात बताइए, अभी जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे, सुलेमान जी, बिल्कुल खुश है, ठीक है, अच्छी बात है। अभी जो अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे कि कितना कोटा दिया जाएगा, उस सवाल का जवाब आप सोच कर रखिएगा। उस सवाल का जवाब आप सोच कर रखिएगा। एक साथ इतने सारे गेस्ट बोलेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। प्लीज सर, सुलेमान जी, अब आप अपनी बारी में बोलिएगा, आपको मैंने काफी वक्त दिया है, बोलिए। एक सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। 2019 में जब बीजेपी गवर्नमेंट ने इस बिल को लाए और ये रिजर्वेशन दिया, तो हमारी बनाई हुई कमीशन, सीनो कमीशन को कोट करते हुए, ग्राउंड लेते हुए डिफेंड किया है। तो ये पूरा कांग्रेस का कॉन्सेप्ट है, हम बहुत खुश हैं। लेकिन बीजेपी बताए कांग्रेस लाई थी आइडिया। चलिए जवाब ले लीजिए। जफर इस्लाम, आपने इनकी योजना लागू की है, इनका काम आपने उसका क्रेडिट ले रहे हैं। अच्छा देखिए, ऐसा है कि बिजली, पानी, सड़क, ये सब नारा इन्होंने दिया था, हमने पूरा किया। मैं मानता हूं, हमने पूरा किया। अरे भाई, कुछ नहीं होता है, जवाब दिए ना। देखिए, जो मैंने कहा उसको, अरे आप जवाब तो सुन लीजिए ना। आप लोगों के पास कुछ कहने को नहीं, तो ये कि मेरा ये था, वो कर। झूठी पार्टी। आदित्य जी, आप मुझे रोक रही थी, इनको नहीं रोक रही है, क्या है? खान जी, इस तरह से मैं बात कौन सा तमाशा हो रहा है कि हम, आप सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोगों को बोलने पिछले 20 मिनट से 25 मिनट से उनको ही सुन रहा हम लोग। हम आपकी बात सुन के चुप रहते हैं। जफर इस्लाम जी, जब आप बोल रहे थे तो मैंने किसी को बोलने नहीं दिया था सर। निजी टीका टिप्पणी मत कीजिएगा मेरे साथ। नहीं तो मैं सबको बराबरी का मौका देती हूँ सर। आपने अपनी बात रखी है, आपने अपनी बात रखी है। अभी वो आपको इंटरप्ट कर रहे थे, मैंने इंटरप्ट किया उन्हें। आप 1 सेकंड का तो इंतजार कीजिए ना सर। निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए सर, प्लीज, क्योंकि मैं किसी को ज्यादा मौका नहीं देती हूँ, सबको बराबरी का मौका देती हूँ। जवाब दीजिए आप पिछले 25 मिनट से कांग्रेस को एक्सपोज कर रही हैं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आपने 4 लोगों को सुनवाया, कांग्रेस के 2 आगे। नहीं सर, आप अपनी बात रखिए सर। आपकी पार्टी से जो उन्होंने सवाल पूछा कि ये कांग्रेस की योजना थी और आपने इंप्लीमेंट किया, उस पर आपका जवाब सर। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, हाँ मैं मानता हूं कि पानी, बिजली, सड़क सब इन्होंने वायदे किए थे, दिया कुछ नहीं। सब लोगों को गुमराह करने का काम, मिसलीड करने का काम इन्होंने किया। ये देंगे, वो देंगे, दिया कुछ नहीं। हमने सब कुछ किया। हमने लोगों को वादा, जो शोर नहीं चाहिए मुझे, हमने जो वादा किया वो पूरा किया।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज बधाई के पात्र, इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे वो स्वर्ण के बारे में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बारे में कहा तो किया, और उसको करके दिखाया, इसलिए कि वो जो समाज में सामाजिक न्याय के पक्षपात में हैं और उन्होंने उसके बारे में बार बार बातें की। लेकिन लोगों ने सिर्फ लोगों को एक तरह से समाज को तोड़ के राजनीति की। हम राजनीति नहीं चाहते हैं, हम इस पे कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज का उत्थान हो, और समाज के उत्थान के लिए फैसला, ये जो फैसला हमारी पार्टी ने लिया था, हमारी सरकार ने लिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगाई। अब ये कहेंगे मेरा डिसीजन था। अरे भाई, आपका प्लान था, आपका ये पूरा स्ट्रेटेजी था, तो पूरा कर लेते। आप 10 साल सरकार थी तो कहां गए थे? आप कहां थे सरकार में? हमारे स्ट्रेटेजी थी, हमारा प्लान था, हमारा सोचा हुआ था। आपकी सोच तो हम ठीक है इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मानते हैं, हमने काम किया ना। आपने तो सोचा, हमने काम किया। आपके करनी और करनी में फर्क हमारी नहीं है। हमने कहा जो अच्छी बातें करेंगे देश की जनता के लिए करेंगे, आज हमने किया। जफर इस्लाम जी, जब आप सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, जब आप सामाजिक उत्थान की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये भी तो है, ये सवाल ये भी तो उठा रहे हैं कि सरकारी नौकरियां बची कहां हैं? सरकारी नौकरियां कहां हैं? देखिए जितनी नौकरियां हैं, ऐसा नहीं कि पूरे देश में इनके समय में सारे लोग सरकारी नौकरी करते थे और प्राइवेट जॉब नहीं करते थे या प्रोफेशन नहीं करते थे। ये कौन सी बात है? जितनी जो नौकरियां सरकार में रहेगी उसी की मेरिट बेसिस पर रिजर्वेशन होगा। ये कोई अलग से कोई सरकारी नौकरियां इसके लिए क्रिएट नहीं की जा रही। जो पाई है उसमें डिवाइड ऐसा होगा कि इसमें इस सेक्शन को मिलेगा जो अब तक नहीं मिलता आ रहा था। हमारी तो बात सिर्फ इतनी है कि हमने गरीबों का दामन थामा है। जो लोग ऐसे थे जिनको दामन, गरीब थे, उनका दामन थामने का काम हमने, हाथ मजबूत करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है। ये लोग कहते रहे कि ये तो हमारी सोच थी, हमने सोचा था, हमने प्रपोज किया था। अरे भाई, करने सरकार आपकी, मेजॉरिटी आफ्टर मेजॉरिटी आपकी, हिस्टोरिक मेजॉरिटी आपकी सरकार को मिलती, आपने क्या किया? इसलिए देश की जनता के सामने लेकिन जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम सोचा था। ठीक नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर बाबा साहेब की जो सोच थी रिजर्वेशन के पीछे, वो डिपेंडेंसी क्रिएट करने के पक्ष में नहीं थे। जफर इस्लाम जी, क्योंकि इस वक्त सत्ता में आप हैं, तो सर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। बाबा साहेब की सोच ये थी कि एम्पावर किया जाएगा, सशक्तिकरण किया जाएगा, और फिर धीरे धीरे से खत्म करने की सोच थी। यहां खत्म कहां हो रहा है? यहां तो बढ़ता चला जा रहा है। जो थोड़ी देर पहले मैं सवाल उठा रही थी कि इसकी बाउंड्री कहां है, इसकी सीमा कहां पर तय करेंगे आप? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये बाबा जी, जब अम्बेडकर साहब ने जब सोचा था, उसके बाद सरकार में कौन था? किसने इस सरकार को उतने साल तक समाज का उत्थान नहीं किया? इनकी सरकारों ने। हम तो अभी आए हैं, हमें तो सरकार समाज का उत्थान करना है। ये सवाल तो आप उनसे पूछिए जिनकी 70 साल सरकार थी। हमें तो इस हालत में सोचा दिया है देश को, जहां गरीब आदमी का पूछने वाला कोई नहीं था। एक ऐसा शख्स आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में जो गरीबों का मसीहा बन गया है, इसलिए गरीबों की चिंता करने वाला है। हमने गरीब आदमी का दामन थामा है, हाथ। सर, यहाँ पर जो बड़ा सवाल है, सिर्फ बड़े बड़े लोगों, जो बिग क्वेश्चन है, ठीक है सर, जो बिग क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं मौजूदा रिजर्वेशन के लिहाज से पूरा कैलकुलेशन करूं तो 60% आबादी तो इस देश में, और मैं दर्शकों से भी चाहती हूं आज वो भी सोचें इस सवाल के बारे में, तो 60% आबादी तो इस देश में वंचित है, शोषित है। इसीलिए मैंने आपसे वो सवाल पूछा कि ये लाइन कहां है। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें ऐसा दिया, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की, हमें मौजूदा हालात में ये सोच डेवलप करने के लिए पुरानी सरकारों ने मजबूर किया। लेकिन आपकी भी तो एक विजन होगी ना सर? देखिए, हमारा विजन है, हम अपने विजन पे काम कर रहे हैं। हमारा विजन है कि देश के जो बाबा साहब सोचते थे, सशक्तिकरण करना, एक आम नागरिक अपने आप को मजबूत महसूस करे, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डे वन से यही संकल्प लिया है कि एक आम नागरिक को मजबूत करना, देश के आम नागरिक को मजबूत करना। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। देश मजबूत होगा, आगे आने वाले दिनों में आपको एक बहुत ही मजबूत, शक्तिशाली देश उभरता हुआ दिख रहा है। जो इसकी वजह है कि हमारी पॉलिसीज ये नहीं कि परिवार को खुश करने के लिए कुछ डिसीजन ले, ये समाज को चिंता करने वाली सरकार है, समाज के लिए काम करने वाली सरकार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बराबर ऐसे फैसले लिए, कितने भी कड़वे फैसले हो, लेकिन अगर समाज के हित में है, देश के हित में है, तो जरा सा भी हिचकिचाहट
नहीं, लेकिन आपके ओपोनेंट्स ये कहते हैं ना ये खाई को बढ़ा रहा है। आपके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं ये खाई को बढ़ा रहा है। लेकिन सुलेमान जी, आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन की जो बात थी, सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ क्यों दिखाई दिया था? जो दलीलें दी गई थी वो भी तो अहम है ना। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को अब रेफर हुआ लेटेस्ट उस टाइम, तो उसमें अपहेल्ड हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आज हम उसका स्वागत कर रहे हैं। मेरा पॉइंट ये है आदित्य जी, जो मैं जफर साहब से भी पूछ रहा हूं, क्योंकि बीजेपी कहती है हम इसका श्रेय लेंगे, हम कहते हैं आप श्रेय ले लें इसका, लेकिन ये बताएं कि जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, आर्थिक जो ग्राउंड था या बेस था रिजर्वेशन देने का सामान्य लोगों को, वो किसका कॉन्सेप्ट था, किसका आइडिया था? राजीव गांधी का, मनमोहन सिंह का, नरसिम्हा राव का? चलिए आप कुल मिला के क्रेडिट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। नहीं बिल्कुल, आपको फैसले की दिक्कत नहीं, कुल मिला के क्रेडिट की लड़ाई है। ये बात बताना चाहिए। ये ऐसे बताते हैं कि देश 2014 के बाद ही बना है। मजबूत चाहिए, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। देश ये बताओ कि 2014 के बाद नहीं बना है, देश 1943 में था। आप लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अमीक जमाई और सतीश जी, जल्दी अमीक जमाई और सतीश जी। और जब मैं ये बात कर रही हूँ, अब आपके पास जब सवालों के साथ आ रही हूँ, तो मैं आप सबसे अब ये समझना चाहती हूँ, जो बचा हुआ वक्त है, अब उसमें मैं आप लोगों से ये समझूंगी कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए। 21वीं सदी का भारत जो दुनिया की सुपर पावर बनना चाहता है, वहां पर रिजर्वेशन का आधार क्या होना चाहिए? क्योंकि मैंने आप सबको सुना और काफी डिटेल में सुना। किसी ने एम्पावरमेंट की बात नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि नहीं अब यहां से कोशिश होनी चाहिए कि ये कोटा सिस्टम जो है हम इससे बाहर निकले या आगे बढ़े इससे। आदित्य, आरक्षण का जो आधार है भारत के संविधान में, पहले भी शैक्षणिक और सामाजिक स्तर पे जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए था, आज भी है, कल भी उसी बुनियाद पे होगा। ये तो नई क्रांति आई है, जो आज एक फैसला आया है, हम उसके विरोध में नहीं है। मैं आपकी बात से एक सहमत हूं कि ये एम्पावरमेंट के लिए था। आपने कहा कि बाबा साहब चाहते थे, लेकिन सवाल ये है कि भारत की जो जड़ें हैं, घोर जातिवाद, घोर छुआछूत, भारत की हमारी नसों में हम सबके अंदर है, जिसके चलते आप सोचिए कि 27% का आरक्षण जो मंडल कमीशन में पिछड़ों के लिए दिया गया, लागू होने के बावजूद शिक्षा और नौकरियों में 5% से ज्यादा ओबीसी को हक अधिकार नहीं मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरक्षण को रोका जा रहा है और नरेंद्र मोदी की सरकार घोर जातिवादी मानसिकता की सरकार है, जिसने निजीकरण करके जितने भी मौके सरकारी नौकरियों में थे, रेलवे सबसे ज्यादा नौकरियां भारत में दिया करता था, लेकिन मोदी जी ने रेलवे का निजीकरण करके आरक्षण को खत्म करने का काम किया। कहते हैं पिछड़ा, लेकिन यह पिछड़ा नहीं है, यह घोर जातिवादी सुप्रीमेसिस्ट पार्टी है, जिसने इस देश में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज के हक हकूक को हड़पने का काम किया है। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, डाइवर्सिटी तो पहचान है हमारे भारत की, पहचान है कि जो अफर्मेटिव एक्शंस है वो लागू हो। ये प्रोफेसर राजीव जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, मैं तो बहुत ही बेसिक, सुनिए जातिवादी चीजें बहुत बेसिक होती है। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, मैं उस पर जफर इस्लाम से जवाब लूंगी, लेकिन मेरा उसमें सवाल ये है कि एक इवैल्यूएशन क्यों नहीं किया जाता? इवैल्यूएशन, एक आकलन क्यों नहीं किया जाता? ये रिजर्वेशन जो आजादी के बाद से दिया गया है, उसके बाद किसका एम्पावरमेंट हुआ? अगर एक सेक्शन इसके आधार से आगे बढ़ चुका है, तो उनकी एक ऐसी सूची क्यों नहीं बनाई जाती कि अब उन्हें इसमें बेनिफिशियरी की रखने की जरूरत नहीं है? पर जब अगर सरकार ने किसी दिन ऐसा करने की सोची, तो भी मुझे पता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लेकर, अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने वोट बैंक को लेकर बौखला जाएंगी, सबको चिंता होने लगेगी। या देश की चिंता कम और वोट बैंक की चिंता ज्यादा है? भाई आपने जो आरोप लगाया से बीजेपी जवाब देगी, मैं वापस आपको मंच दूंगी। हाँ ठीक है सर, ये बेसिक सवाल है, अच्छा और बुरा नहीं, ये बेसिक सवाल है जो इस वक्त दर्शक देख रहा होगा और जो इस रिजर्वेशन के लिए क्वालिफाई नहीं करता, वो इस समय इस सवाल को सोच रहा होगा, वो बार बार सोच रहा होगा कि सीमा क्यों नहीं तय की जाती है। पता लगाया जाए कि किस समाज को कितना। संगीत रागी जी, मैं दूंगी आपको फ्लोर, जवाब ले लो एक जफर इस्लाम से और सतीश जी से, फिर मैं आपको फ्लोर दूंगी। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। ये कह रहे हैं जफर इस्लाम, ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना जरूरी है। देखिए, ये सब कुछ जितनी चीजें जरूरी इनको समझ में आती है ना, वो अपने समय में सब भूल गए थे।
देश के लिए क्या जरूरी है आज वो हो रहा है, देश की जनता के लिए क्या जरूरी है वो हो रहा है। देश को मजबूत करने के लिए और देश की जनता को मजबूत करने के लिए जो डिसीजन लेना चाहिए, जो पॉलिसी मेजर लेना चाहिए, वो आज की सरकार ले रही है। आज देश की जनता से आप प्रधानमंत्री हैं, देश की जनता से पूछे तो आपको बताएगा कि आपने क्या उनके साथ धोखा किया है। आपने धोखा किया उनके साथ। जफर इस्लाम का जवाब पूरा हो जाए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि देश की जनता से आप पूछ लीजिए, देश की जनता कहेगी आपने उनके साथ धोखा किया है। हम देश की जनता के साथ और उनके सोच के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं और इसीलिए हमारे सरकार के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री की साथ पूरी देश खड़ी है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि देश को साथ लेके चले, देश की जनता को मजबूत करे। उसके लिए जो फैसले लेने होंगे लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सतीश जी, ठीक है सर, सतीश जी यहाँ पर, लेकिन सर जो बड़े सवाल है उन सवालों के जवाब भी आने चाहिए। ठीक है, बड़े फैसले इस देश हित में उनके बारे में बात होनी चाहिए, उन्हीं बड़े सवालों को यहाँ पर हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, यहाँ पर पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है और देश में सशक्तिकरण की पॉलिटिक्स कम से कम इस डिबेट में तो मुझे नहीं दिखाई दी, क्योंकि किसी भी कोटा का या किसी भी रिजर्वेशन का ध्येय जो होता है, जो गोल होता है, वो होता है एम्पावर करना, सशक्तिकरण करना। यहां पर सशक्तिकरण की बात कम, और आरक्षण इसे क्यों नहीं मिला और उसे क्यों नहीं मिला और इसे कैसे डिप्राइव कर दिया, और जाति पर बात कीजिए और धर्म पर बात कीजिए, बस इसके इर्द गिर्द ये चर्चा है। साथ ही बीजेपी कह रही है कि देश के साथ धोखा करने वाली नॉन बीजेपी पार्टीज रही है, बीजेपी जो पार्टी है उन्होंने देश के साथ धोखा किया है। नहीं, देखिए अदिति जी, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में आरक्षण को लेकर के हमेशा राजनीति रही। सरकारों का नजरिया आरक्षण को इंप्लीमेंट करना, आरक्षण पूर्ति नहीं रहा। देखिए 70 साल में, या कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है कि 70 साल में आज भी इस देश का दलित ही गरीबी की रेखा का सच्चा रिश्तेदार है। और गरीब होना महत्वपूर्ण नहीं है, आप किस वर्ग के गरीब हैं, आप किस वर्ग से आते हैं। अगर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि अगर कांग्रेस का गरीब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां इंदिरा साहनी खड़ी हो जाती है। अगर बीजेपी का गरीब जाता है तो यही सुप्रीम कोर्ट उनको सहज सम्मान जो बड़ा सम्मान देती है। और रागी साहब, ये भी तो एक सवाल है ना कि जो 8 लाख कमाने वाला है वो गरीब है, तो सरकार उससे बाकायदा इनकम टैक्स क्यों ले रही है। तो ये सवाल है, गरीबों का मजाक मत बनाइए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है इस देश के संसाधनों पर जो इस देश का गरीब है, चाहे वो जब आप जितना सफाई के साथ सतीश जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, सर सुनिए, आप तिलक तराजू तलवार को लेकर बड़ी बड़ी जिस तरीके से प्रहार करने की वहां पर कोशिश की गई थी, मेरा सवाल यह है कि अगर गरीब है कोई और वो किसी भी कास्ट से आता हो तो उसे लेकर दिक्कत क्या है, उसके लिए कोटा को लेकर उसे लेकर क्या दिक्कत है। नहीं, देखिए अदिति जी, मेरा मानना यह है, मैंने पहली बार कहा कि जो अपर कास्ट की टोटल 15% आबादी है, इसको बढ़ा करके बाकायदा 15% कीजिए, और जो बाकी बहुजन है तो 85% उनके लिए आरक्षण छोड़ दीजिए। और ये इस देश की न्याय व्यवस्था को लेकर के एक सवाल जरूर कहूंगा कि देखिए, मैं नहीं कह रहा, देश के जो कानून मंत्री हैं रितु रिजी, उन्होंने पिछले 15 दिन में यह कहा है कि इस देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जज ब्राह्मण को ही पैदा करता है, उसी को चूज करता है। इस देश में जो न्यायालय में के अंदर जो मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं, तमाम जो जज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इस लगन में लगे रहते हैं कि उसकी जात का होगा, उसका भाई होगा। लेकिन इतनी देर मेरे सशक्तिकरण पर बोलने के बावजूद अब भी आप रिजर्वेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इतनी देर मेरे बोलने के बावजूद कि एम्पावरमेंट और सुप्रीम कोर्ट यहां पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात करा, लेकिन संगीत रागी, जितना मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज में संघ का की जो सोच रही है आरक्षण को लेकर उसे समझ पाई हूं, तो संघ तो आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने की बात करता रहा। यहां तो ऐसा लग रहा है कि 60% भारत शोषित और वंचित है। देखिए, आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है और उसको मैं ये कहूँ कि दलितों के बीच में भी एक आवाज़ ये उठी है कि जो आरक्षण का लाभ मिला है वो किनको मिला है, ओबीसी के अंदर लाभ मिला है तो किनको मिला है, एसटी के अंदर लाभ मिला है तो किनको मिला है। आप एक चीज़ देखिए, दलितों के अंदर 4 पीढ़ियाँ जो आईएएस है, अपर क्लास से हैं,
वही वो आरक्षण का लाभ उठा करके ले रहा है। बाकी एक बहुत बड़ा हिस्सा 85%। प्लीज प्लीज बीच में बदतमीजी नहीं, चुप रहिए, बदतमीजी नहीं, स्टॉप इट, नॉनसेंस मत करो, चुप रहो। एक सेकंड रुकिए संगीत रागी जी, एक सेकंड रुकिए, बदतमीजी नहीं, बंद करो, किसी को इंटरप्ट नहीं किया, नहीं बकवास बंद करो, सतीश जी एक सेकंड रुक जाइए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए सतीश जी, फिर मैं वापस आपको फ्लोर दूंगी, वापस आपको फ्लोर। नहीं देखिए बदतमीजी बंद कीजिए सतीश प्रकाश, बदतमीजी नहीं, इसके बाद सतीश प्रकाश की आवाज। मैं आपके छठे क्लास की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। संगीत रागी बात पूरी कीजिए, 1 मिनट। नहीं ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं करेगा किसी के साथ, प्लीज सर, प्लीज। संगीत रागी जी आप भी मुद्दे पर आ जाइए, जवाब पूरा कीजिए, 1 मिनट का वक्त है। जो एकेडमिक डिस्कोर्स है वो ये कह रहा है कि आरक्षण के अंदर जो है, जातियों के अंदर भी आरक्षण की आवश्यकता है। ओबीसी का यदि हम रिजर्वेशन देखते हैं तो एक नहीं कई स्टडी आ चुके हैं जिसमें यादव, कुर्मी, कोयरी, ये 3 जातियां हैं जिनका 90% आरक्षण पर अधिकार हो चुका है। बाकी सारे शोषित और वंचित उसी तरीके से चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आरक्षण, जब आप इंदिरा साहनी केस आप पढ़ेंगे और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया आता है, तो उसमें एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि जब आप वर्ग को परिभाषित कर रहे हैं तो आर्थिक स्थिति भी शामिल है। जहां तक एक व्यक्ति यहाँ पर जमई बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के, वो तो चाहते ही है कि हिंदू समाज जो है वो पूरा जातियों में कुम्हार, कोयरी, भूमियार, क्षत्रिय सारा, जब इनसे कहा जाता है कि अरे जुलाहा, कंसारी, इन सबों को आरक्षण की बात करो, इनके बारे में बात करो, इनके बारे में बात, यहाँ ये जातियों के बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ इनको स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए, यहाँ ये पूरे मुस्लिम समाज है, होमोजेनाइजेशन चाहिए। एक बात और, यदि आपको आरक्षण पर आपको इतना दर्द हो रहा है तो आप मेरिट के बेसिस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं? मेरिट के आधार पर होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक चीज बहुत साफ कहा और पहले भी कहा, यह देश कमजोर डॉक्टर और 10 कमजोर इंजीनियर के बावजूद भी चल सकता है, लेकिन हिंदू समाज का विघटन नहीं। एक ताकतें हैं जो मुस्लिम ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, जो इस देश को सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करती है, वो सफल नहीं होने जा रहा है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मैं जानता हूँ वो। ठीक है, जवाब लीजिए सतीश प्रकाश और अमीक जमई, एक एक करके प्लीज। 30 सेकंड से मैं इस डिबेट को तेजी से आगे बढ़ाऊंगी, प्लीज। पहले 30 सेकंड सतीश प्रकाश जी, फिर उसके बाद 30 सेकंड अमीक जमई जी। नहीं बारी का वेट कीजिए, आप बारी का वेट कीजिए, आप अपने टर्न का वेट कीजिए, प्लीज प्लीज। अमीक जमई प्लीज। राजीव इस डायलेमा से निकलिए कि आरक्षण से निकलने वाला डॉक्टर कमजोर होगा या आरक्षण से पाने वाला व्यक्ति जो है वो इंजीनियर नहीं होगा। इस देश में दुकानें चल। चलिए, सतीश प्रकाश जी की आवाज हम तक इस वक्त पहुंच नहीं पा रही है। जल्दी से अमीक जमई आप अपनी बात पूरी कर लें और सतीश प्रकाश जी को वापस इस डिस्कशन में लेकर आएंगे जैसे ही हमारा उनसे एक बार फिर से संपर्क होता है। अमीक जमई। आदिति, प्रोफेसर रागी को इतना नहीं पता है कि मंडल कमीशन के तहत चाहे बहुसंख्यक समाज की ओबीसी जातियां हो या मुसलमानों के समाज में जो ओबीसी की जातियां हैं, अंसारी हो या सैफी हो या जो भी जातियां हैं ओबीसी की, वो मंडल कमीशन के अंदर जो है वो उनको रिजर्वेशन मिलता आया हुआ है, जिसका श्रेय माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी को, मंडल कमीशन के लोगों को है। लेकिन और जो अपर कास्ट मुसलमान हैं वो 10% में भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि वो 10% में अपर कास्ट मुसलमान शामिल नहीं है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है समाजवादी लोगों का कि ओबीसी की जो आबादी है वो 60% आबादी है। जाति जनगणना कराइए जिसके अंदर पसमानदा भी आता है। आजकल प्रधानमंत्री जी हैदराबाद से मुस्लिम पसमानदा की बड़ी बात कर रहे हैं। अगर पसमानदा से आपको प्रेम है तो जो हमारा ये कैपिंग है, कैपिंग तो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, 50% से ज्यादा आरक्षण हो सकता है। 60% का आरक्षण पिछड़ों के लिए जो देना चाहिए, कब दोगे? डेट बताओ, नहीं तो 2024 में इस देश में लोग आपको खदेड़ने वाले हैं वोटों के कोई एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं करता आपके लोगों की? नहीं अमीक जमई, बहुत संक्षेप में, आप में से कोई एम्पावरमेंट की बात एम्पावरमेंट कब होगा? कोई इस देश में काबिलियत की बात क्यों नहीं करता? शिक्षा नहीं हो, यहाँ पर हर बार रिजर्वेशन की बात की जा रही है, बार रिजर्वेशन की बात की जा रही है। प्रोफेसर रागी पढ़ने नहीं देंगे। मैंने भगवान की सुन लीजिए प्लीज। अरे भाई, खुदा के लिए बात को समझिए आप भी।
भगवान के लिए अदिति, जब लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, सबके लिए समझिए। एक सेकंड, अमीक जमाई जी, आप क्या मुझसे कहना चाह रहे हैं कि दुनिया के दूसरे देशों में गरीब, शोषित, वंचित लोग नहीं रहते? जो डेवलप्ड कंट्रीज है, उन्होंने भी तो कोई मॉडल निकाला ना, उन्होंने भी एम्पावरमेंट किया ना, या उन्होंने जातियों के नाम पर डिवाइड कर दिया अपने देश को? नहीं, जातियों के नाम पर डिवाइड करने का काम सिर्फ यही बात की जाएगी। हम एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं करते? शिक्षा तो हर किसी, सुनिए, आपको पॉलिटिकल आरोप लगाना, मैं ये कह रही हूँ शिक्षा हर देश के, हर, सुन लीजिए प्लीज, आप राजनीतिक बात कर रहे हैं सर। मैं अपने दर्शक से कह रही हूँ, जी न्यूज के दर्शक से कह रही हूँ, क्या शिक्षा किसी जाति विशेष के बच्चे की जरूरत है? क्या शिक्षा हर बच्चे की जरूरत नहीं है भारत के? क्या स्वास्थ्य किसी व्यक्ति विशेष की जरूरत है, जाति विशेष की जरूरत है? क्या वो बेसिक जरूरत नहीं है? आदिति, उस मॉडल को एड्रेस क्यों नहीं किया जा रहा? लेकिन यहाँ पर आपने पॉलिटिकल सवाल पूछा है, आपने, मैं समझ रही हूँ सर, मैं जातीय राजनीति भी समझ रही हूँ, मैं वोट की राजनीति भी समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। डेमोक्रेटिक वैल्यू का पता नहीं है आपको? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जब इनइक्वालिटी, नहीं, मुझे डेमोक्रेटिक वैल्यूज का पता नहीं है, अपीसमेंट का नहीं पता है मुझे। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में तो मैं बहुत जानती हूँ, और मैं एम्पावरमेंट में यकीन रखती हूँ। मैं किसी को वंचित नहीं रखने में यकीन रखती, शोषित रखने में यकीन नहीं रखती, मैं एम्पावर करने में यकीन रखती हूँ, इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ मैं, और हर किसी को बराबरी का हक और बराबरी के रसूख के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर आप इक्वालिटी में यकीन ना रखते होंगे सर, मैं रखती हूं, मैं एम्पावरमेंट में यकीन रखती हूं, और मैं सही मायने में 21st सेंचुरी के भारत को डेवलप देखना चाहती हूं। ठीक है, जवाब लीजिए जफर इस्लाम, जवाब ले लीजिए जफर इस्लाम से। एम्पावरमेंट की बात करती हूं मैं, आप भी कीजिए, राजनीति में आप सब कीजिए एम्पावरमेंट की बात, उत्थान की बात कीजिए, उठाइए लोगों को, निकालिए रिजर्वेशन कोटा से, सशक्तिकरण कीजिए। इतना मुश्किल है क्या अमीक जमाई? इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तब राजनीति को सूट नहीं करेगा ना, वोट बैंक हर्ट होगा। जवाब लीजिए पहले जफर इस्लाम से, जफर इस्लाम से जवाब लीजिए पहले। देखिए आदित्य जी, ये पार्टियां जो वही है जो समाज को कहीं ना कहीं बिखेर के राजनीति करना चाहते हैं। मैंने शुरू से कहा, और आप जिसकी आप बारे में बार बार चर्चा भी कर रहे हैं कि समाज का उत्थान होना चाहिए, हमने भी यही बार बार कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाज को मजबूत करने का काम किया है, पॉलिसी मेजर्स वही लाई, हमने कोई आरक्षण में बढ़ा नहीं दिया। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का को आरक्षण देना जरूरी था, इसलिए कि समाज का एक वर्ग है जो गरीब वर्ग, उसको कहीं ना कहीं वंचित रह जाता है। उनका दामन कौन थामता? ये कह रहे हैं मेरा कॉन्सेप्ट था। अरे भाई, कॉन्सेप्ट का डफला बजाते रहिए, आपको अगर हिम्मत थी तो लेकर आते, समाज के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए कुछ कर पाते। आज एक प्रधानमंत्री इस तरह की सोच लेकर आए हैं कि हमें समाज के लिए करना है काम, तो हम तो समाज के लिए आ रहे। अभी ये आज एक फैसला नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि समाज के उत्थान के लिए, देश की जनता जो मजबूत करने के लिए एक नहीं अनेक फैसले आने वाले हैं, आगे आएंगे, जरूर आएंगे, और सब फैसले इनके पेट में दर्द लेकर आएगा, लेकिन समाज के वर्ग, समाज के हर जनता के, समाज में हर जनता को वो मजबूत करेगा। ये मैं आपको वादा करता हूं कि हमारे समाज, हमारे सरकार की सोच है समाज को मजबूत करना, देश की जनता को मजबूत करना, देश को मजबूत करना। ये हमारा जो है, सिर्फ ये नहीं कि दायित्व है। जवाब लीजिए सुलेमान से, ये हमारा सुलेमान जी से जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए सुलेमान जी से, सुलेमान जी से जवाब। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि जो सबसे कमजोर है उसमें आर्थिक जो एक पैरामीटर है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। कांग्रेस ने इस बात को कहा, राजीव गांधी जी ने इस बात को कहा कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए रिजर्वेशन, और उसी बात को आज समझ लिए 32 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिटीरिएट किया। कांग्रेस पार्टी की शुरू से ये डिमांड रही है, सर्कुलर भी लाए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया, फिर 2005-6 में मनमोहन सिंह साहब ने इसके लिए कमीशन बनाई, सीओ कमीशन, उसकी 2010 में रिपोर्ट आई, और 2014 में बिल भी हमारा रेडी था, और हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये प्रॉमिस था। बीजेपी को 5 साल लगे इस बिल को लाने में, और इन्होंने हमारे ही मनमोहन सिंह जी की बनाई हुई कमीशन की रिपोर्ट को एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस, या इसको डिफेंड करने के लिए रिजर्वेशन को इस्तेमाल किया। हाँ, बीजेपी इस पे अपना मत क्लियर करे कि जो अपडेटेड कास्ट सेंसस है उस पे उनका क्या मत है, जो कांग्रेस डिमांड करती है, उस पे बताएं, कास्ट सेंसस पे उनका क्या मत है, इस पे पोजीशन क्लैरिफाई करें। ठीक है, जवाब लीजिए। पहले भी सवाल उठाया था अमीक जमाई ने, पहले भी ये सवाल उठाया था अमीक जमाई ने। देखिए, ठीक है भाई, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं।
आदित्य जी, ये क्या सोचते हैं, क्या डिमांड करते हैं, क्या मांगते हैं? 70 साल रहने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि 70 साल तक ये रहे कटोरा लेके हमारे सामने खड़े हैं। हमने कहा हमारी सरकार की नीति है, हमारी सरकार की नीति ये नहीं कि समाज को तोड़ना है, समाज में लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना है। हमारी सरकार की नीति है जो फैसले भी लेने होंगे, मैंने कहा ना, कड़वे होंगे तो कड़वे ही सही, क्या आपका नाम आप ये बताइए, कड़वे होंगे तो कड़वे लेंगे और जैसे भी होंगे, लेकिन समाज के हित होगा तो ये नहीं कहेंगे कि कॉन्सेप्ट इनके। जफर इस्लाम, मेरा आपसे एक अदिति सवाल जवाब नहीं दे पाते, सिर्फ डाइवर्ट। मेरा सवाल सुनिए एक सेकेंड। नहीं सुलेमान जी एक सेकेंड। भारत में गरीबी अनुपात की अगर बात की जाए तो 2014 में 5.1% था, जो कि 2020 में गिरकर 0.86% पर आ गया। सर सुन लीजिए प्लीज। जब गरीबी घट रही है तो आपके एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी सवाल उठा रहा है, तो फिर उस पैमाने पर या उस स्केल पर या उस आधार पर कोटा क्यों? देखिए आदित्य जी, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। जो आपने IMF के और सुजीत भल्ला जी के जो पेपर के बारे में कहा, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसमें जो पैमाना दिया है वर्ल्ड बैंक के पैमाने के हिसाब से $1.9 के माप के बेसिस पे जो मैप करना है, और उस पर जो दिया है कि 0.8% जो है अब जनता फ्रॉम 5.148% 2014 और उससे पहले देखिए तो 2016 और उससे पहले जो है 10.13% जनता जो है इसे। हाँ, लेकिन ये इम्प्रूवमेंट है। मैं तो ये हमारी सरकार की सोच है, तभी तो इम्प्रूवमेंट है। तो हम तो खुद कह रहे हैं कि हम समाज को पहले मजबूत तो करें। हम तो समाज को ही, आप ये आंकड़े तो इनको बताइए कि तुमने किस हालत में छोड़ा था। मैंने कहा ना, आंकड़े नहीं देना चाह रहा था मैं, किस हालत में छोड़ा था, हम किस हालत में। इसीलिए तो मैंने आपसे सवाल पूछा है सर, मजबूत कर रहा है। हमने मजबूत देश को पहले मजबूत होने दीजिए पूरे तौर से। नहीं, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। जब गरीबी अनुपात ये कह रहा है तो फिर वो जो स्कूल ऑफ थॉट है जो इस पर सवाल उठाता है कि गरीबी के आधार पर कोटा क्यों, वो सवाल उठेगा जफर इस्लाम जी। खैर, मेरे पास इस बहस में वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।